चलिए, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की कोटि। एक रासायनिक अभिक्रिया की कोटि क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है और उसके साथ साथ में हमने देखा दर नियतांक क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जो है उसकी कोटि क्या होती है। तो जैसे कि पहले क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया ये ए प्लस बी इक्वल टू अगर मान के चलिए उत्पाद प्रकार की हो रही हो, तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे मैं दर नियम के हिसाब से अगर रासायनिक अभिक्रिया की दर निकालूं, रासायनिक अभिक्रिया की दर की हम लोग गणना करें R, तो बराबर हो जाएगा कि a टू पावर ऑफ a इंटू बी टू पावर ऑफ b हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये घातों की जो संख्या है जिसको जो कि वास्तव में अभिकारक जो है उस अभिकारक के मोलों की संख्या या उसका आयतन हो है, उसी को पिछले क्लास में बताया था, उसको घात के रूप में दर्शाते हैं दर समीकरण में। तो ये जो घातों में जो संख्या दिख रहा है उन्हीं संख्याओं का जो योग होता है वही रासायनिक अभिक्रिया की कोटि होती है। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया की कोटि n से दर्शाया जाता है, इसको इक्वल टू हो गया a प्लस बी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो उन समस्त घातों का योग होता है जिसे हम लोग प्रेक्षित दर समीकरण में अभिकारक जो होते हैं उन अभिकारकों के सांद्रताओं के पदों में हम लोग क्या कर देते हैं, उसको व्यक्त कर देते हैं, प्रदर्शित कर दिए रहते हैं। जो दर समीकरण रहता है उस दर समीकरण में जो अभिकारक रहेंगे उस अभिकारकों के जो मोलों की संख्या रहती है, आयतन होता है, उसको जो हम लोग घात के रूप में प्रदर्शित किए रहते हैं, उन्हीं घातों का जो योग होता है वही घातों का जो योग होता है वो उस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि को प्रदर्शित करता है। तो ये जो कोटि जो रहता है वो कोटि जो है चाहे तो शून्य भी हो सकता है, पूर्णांक संख्या के रूप में भी हो सकता है और कभी कभी प्रभात संख्या के रूप में भी हो सकती है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो n का जो मान होता है वो 1, 2, 3 होता है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्रमशः हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया या फिर तृतीय कोटि की अभिक्रिया कह देते हैं। लेकिन अगर n का मान अगर ये 0 हो जाए, शून्य हो जाए, तो हम लोग उसको शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। और अगर n का जो मान है वो प्रभाज्य के रूप में हो जाए, परमेय संख्या के रूप में हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको छद्म कोटि के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से कोटियाँ जो है वो प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, इसके साथ साथ में शून्य कोटि की भी अभिक्रिया होती है और छद्म कोटि की अभिक्रिया भी होती है। तो इस प्रकार की बहुत सारे ये कोटियों की अभिक्रिया होती है। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, प्रथम कोटि की अभिक्रिया देखते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक की जो सांद्रता होता है वो उसके प्रथम घात जो होता है उसके समानुपाती होगा रासायनिक अभिक्रिया की दर। मान के चलिए एक अभिक्रिया जो है वो मान के चलिए NO2 है, उसको मैं तोड़ दे रहा हूँ, है ना, या फिर एक और दूसरी अभिक्रिया ले लेता हूँ, O3 को तोड़ देता हूँ, मैं इसको O3 को तोड़ देता हूँ, O3 को मैं तोड़ दिया O2 प्लस O में। तो यहाँ पर चूँकि इसमें अभिकारक जो दिख रहा है ओजोन दिख रहा है, उसके यहाँ पे 1 मोल काम कर रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे मैं अगर दर निकालूँ इसका तो R बराबर लिखूँगा तो K इंटू यहाँ पे O3 घात में 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी कोटि जो होगा n का मान 1 है, अर्थात ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होगा एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का जो दर होता है वो अभिकारक के प्रथम घात जो होता है उसका समानुपाती होता है। हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, समानुपाती O3 की पावर में 1। तो प्रथम घात का यहाँ पे समानुपाती है। इसी प्रकार से अगर द्वितीय घात का समानुपाती रहेगा तो वो द्वितीय कोटि कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए 2SO3 बना देता हूँ मैं, 2SO है ना, 2SO3 जो है उसको तोड़ देता हूँ मैं, इसमें 2SO3 को तोड़ूंगा तो वो 2SO2 प्लस O2 में टूटेगा। तो यहाँ पर अगर मैं दर निकालूँ तो दर निकालूंगा, R का मान निकालूंगा तो K इंटू ये हो जाएगा SO3 की घात में 2 हो जाएगी, या इसी को हम लोग लिखना चाहें तो R समानुपाती हो जाएगा ये SO3 की घात में 2। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होता है वो अभिकारक की द्वितीय घात का समानुपाती होगा तो वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगा। तो यहाँ पर एक कोटि अगर निकालता हूँ इसके, तो कोटि n का मान ये 2 हो गया तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हुआ। इसी प्रकार से अगर मान के चलिए 2SO2 उसी अभिक्रिया को लास्ट उल्टा लिख देता हूँ इसको,
2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 2SO3 लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पे इसका दर निकालूँ, R का मान निकालूँ, तो R बराबर हो जाएगा K इंटू SO2 की घात में हो गया 2 और O2 की घात में हो गया 1। यानी यहाँ पर अगर मैं कोटि निकालता हूँ, यहाँ पे n का मान निकाल देता हूँ तो 2 धन 1, तो इस प्रकार से ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पे प्रथम घात का समानुपाती होगा तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगा, द्वितीय घात का समानुपाती होगा तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगा, और अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर अभिकारकों की तृतीय घात का समानुपाती रहता है तो वो तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार से शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। तो शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है एक ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसकी दर जो है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, एक ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसकी दर जो होती है अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो या तो साम्यावस्था में होते हैं या फिर वो किसी न किसी उत्प्रेरक होते हैं उसकी उपस्थिति में होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम अमोनिया बना लेते हैं N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। तो यहाँ पे जो अमोनिया बन रही है वो Fe2O3 की उपस्थिति में होता है, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो इस प्रकार से अगर मैं यहाँ से फेरिक ऑक्साइड को हटा लेता हूँ तो ये अभिक्रिया जितनी स्पीड से चल रही है उसकी दर जो है वो कम हो जाएगी। अमोनिया बनने की जो दर है वो दर कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर चाहे नाइट्रोजन हो चाहे हाइड्रोजन हो, उसकी सांद्रता को अगर मैं कम कर देता हूँ या ज़्यादा कर देता हूँ तो दर जो है उतनी प्रभावित नहीं होगी जितने की प्रभाव डालेगा इसमें Fe2O3। Fe2O3 को हटा लेते ही इस अभिक्रिया की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। जैसे Fe2O3 डाल देंगे तो इस अभिक्रिया जो की स्पीड जो होगी, दर जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया हो रही है इसकी जो दर है वास्तव में उत्प्रेरक जो दिख रहा है आप लोगों को Fe2O3 दिख रही है, इसकी उपस्थिति के कारण में इसकी दर जो है वो मेंटेन है यहाँ पे, न कि नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन की सांद्रता के ऊपर में। तो इस प्रकार से ऐसे अभिक्रिया जो है उसमें दर जो है अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो इस प्रकार से इसकी अगर हम लोग कोटि निकालें तो कोटि के लिए पहले दर समीकरण कर रहे हैं तो दर R बराबर हो जाएगा ये K इंटू N2 इंटू H2। सामान्य अभिक्रियाओं में यहाँ पे 1 मोल है तो 1 लिखते हैं, यहाँ पे 3 है तो 3 मोल लिखते थे। लेकिन चूंकि यहाँ पे मैं बताया कि ये अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको 0 दर्शा देंगे। इस प्रकार से इसकी कोटि निकाल देते हैं, n का मान निकाल देते हैं, शून्य हो जाएगा। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया कहला जाती है। इसी प्रकार से कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है जो छद्म कोटि की होती है। तो ये छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या होती है उसको देखिए। तो छद्म कोटि की रासायनिक अभिक्रिया जो है एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसका जो कोटि जो होता है वो पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 के रूप में ना करके वो परिमेय संख्या के रूप में होता है, प्रभाष संख्या के रूप में होता है। 1/2 होगा, 3/2 होगा, 3/5 हो जाएगा या 5/3 हो जाएगा। इस प्रकार से वो पूर्णांक संख्या के रूप में नहीं होकर के परिमेय संख्या के रूप में होता है, प्रभाष संख्या के रूप में होता है। ऐसे अभिक्रिया की जो कोटि होती है उसको हम लोग छद्म कोटि कह देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान के चलिए मैं एस्टरल्डिहाइड जो है उस एस्टरल्डिहाइड का तापीय अपघटन करता हूँ। तो एस्टरल्डिहाइड के तापीय अपघटन करने पर हमको मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। तो देखने में ऐसा लगता है कि इस अभिक्रिया की अगर मैं दर R निकालूं तो इसके हिसाब से इसकी कोटि जो होगा वो प्रथम कोटि टाइप का दिख रहा है, लेकिन वास्तव में इसकी कोटि प्रथम कोटि ना होकर के इसकी जो कोटि होता है n का जो मान होता है वो 3/2 है। तो चूंकि ये परिमेय संख्या है इसलिए इसको हम लोग छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यानी इससे कि हम लोग छद्म कोटि जो है इसको एक और रूप से परिभाषित करते हैं कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसकी दर समीकरण में जो दिखाई देने वाली कोटि और इसकी जो वास्तविक कोटि होती है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। यहाँ देखने में ऐसा लगता है कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन वास्तव में ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। यहाँ पे इसकी जो कोटि है वो 1.5 है, 3/2 है, 1.5 है।
तो एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि जो है वो दर समीकरण में दिखने वाली, दिखाई देने वाली, परिलक्षित होने वाली जो कोटि होती है उस कोटि से बिल्कुल भिन्न होता है। इस प्रकार की कोटि वाले जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनको हम लोग छद्म कोटि के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से अभी आपने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है और छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो इसके आधार पर आप लोग विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं जो है उन रासायनिक अभिक्रियाओं की कोटियां जो है उसका निर्धारण आसानी से कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो रासायनिक अभिक्रिया जो है वो किस कोटि की है और उसकी दर समीकरण के हिसाब से उसके दर कितनी उसकी भी आप लोग गणना कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। आगे की क्लास जो होगी उस आगे की क्लास में फिर हम लोग ये जो कोटि होगा उस कोटि का फिर अणुसंख्यता के साथ में हम लोग डिफरेंट करेंगे, अंतर बताएंगे कि अणुसंख्यता होती क्या चीज़ है और अणुसंख्यता किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो अणुसंख्यता होती है वो अणुसंख्यता और रासायनिक अभिक्रिया की जो कोटि होती है उसमें बेसिक क्या अंतर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी अगला जो क्लास होगा वो, क्योंकि ये दोनों का जो अंतर है लगभग जैसे लोगों को ये लगता है कि एक जैसा है करके, लेकिन वास्तव में इसमें बहुत बेसिक डिफरेंस होती है। उसमें अणुसंख्यता जो होता है वो कुछ और होती है और रासायनिक अभिक्रिया की जो कोटि होता है वो बिल्कुल अलग रहती है। तो आगे की क्लास में फिर आगे पढ़ाई करते हैं। थैंक यू।